गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक सिर्फ आलोचक ही नहीं थे, ये निबंधकार भी थे, इतिहासकार भी हैं, अनुवादक भी हैं, कथाकार भी हैं और कवि भी हैं। इनका हिंदी साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में, मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई थी। हिंदी के आलोचक, निबंधकार, साहित्य इतिहासकार, कोशकार यानी शब्दकोश लिखने वाले, अनुवादक, किसी भी भाषा का अनुवाद करना और अनुवाद करके रचना करना, कहानी लिखना और कविता लिखना, यानी ये कवि भी थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य को इन्होंने विधिवत लिखा है, डेट के अनुसार और कवियों का जन्मतिथि के अनुसार कालबद्ध किया है, यानी इन्होंने कालबद्ध किया है, कालों में बांटा है, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। आज भी कोई भी रचना लिखता है, कोई भी इतिहास लिखता है तो इनके पुस्तक का सहारा अवश्य ही लेता है। हिंदी में पाठ पर आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा ही हुआ है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर हैं, यानी इन्हीं के हाथों से ही उत्पन्न हुआ है ये विधा लिखने का नियम। शुक्ल जी ने इतिहास लिखने में रचनाकार के जीवन और पाठ को समान महत्व दिया है। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से साहित्य प्रत्ययों एवं रस आदि की पुनर्व्याख्या की है, यानी जो उसमें कोई रचना लिखा जाता है उसमें जो रस होता है उसका इन्होंने व्याख्या की है, कैसे क्या है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे कवियों के, बहुत सारे लोगों के रचनाओं का आलोचना किया है, परंतु अक्सर ये दूसरों की रचनाओं को पढ़ते थे, उसमें क्या गलती होती थी, क्या बुराई होती थी, क्या गुण होते थे, ये सारी बातें ये लिखा करते थे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती के अगोना जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? अगोना जिले में। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। याद रखिएगा, जीवन परिचय में जन्म और मृत्यु, स्थान, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। जन्म अगर गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा, मृत्यु अगर गलत हो गई तो 1 नंबर अवश्य कट जाएगा। तो जन्म और मृत्यु बिल्कुल गलत ना हो। कहाँ हुआ था? अगोना गांव में हुआ था। पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। नियुक्ति कानून गो यानी सदर कानून गो के पद पर मिर्जापुर में हुई थी। तो समस्त परिवार वहीं आकर रहने लगा था। कहानी की तरह याद कीजिएगा। जिस समय शुक्ल जी की अवस्था 9 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी बच्चों? 9 वर्ष की। इनकी अवस्था कितने वर्ष की थी? मात्र 9 वर्ष की थी। तभी उनकी माता का देहांत हो गया था, अर्थात उनकी माता मर गई थी। माँ के सुख के अभाव के साथ साथ विमाता से मिलने वाले दुख ने, अब माँ की मृत्यु के बाद इनकी दूसरी माता आई, सौतेली माता आई, और उन्होंने उन्हें बहुत दुख दिया। व्यक्तित्व को अल्पायु में ही परित्यक्त बना दिया। अब इनका जो बचपन था, ये बचपन से ही बहुत समझदार हो गए थे, क्योंकि बहुत दुख सहा था इन्होंने। एक तो 9 वर्ष की अवस्था में माँ की मृत्यु हो गई, दूसरी माता ने आकर के उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, जिसके कारण वो बहुत परिपक्व बन गए, बहुत दृढ़ मजबूत बन गए थे। अध्ययन के प्रति लग्नशीलता, अब जो पढ़ाई ये करते थे उसमें मन लगाकर करते थे।
बाल्यकाल से ही थी, बचपन से ही इनका पढ़ने में मन लगता था, किंतु इनके लिए उन्हें अनुकूल वातावरण ना मिल सका। जितना ये तेज थे पढ़ने में, उतना अच्छा माहौल नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला। मिर्ज़ापुर के लंदन मिशन स्कूल से 1901 ईस्वी में स्कूल फाइनल परीक्षा, जो स्कूल की फाइनल परीक्षा होती उसे उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि शुक्ल जी कचहरी में जाकर के दफ्तर का काम सीखें, किंतु शुक्ल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पिताजी ने उन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। अब इंटर करने के बाद इनके पिता चाहते थे कि काम करें, लेकिन ये और आगे पढ़ना चाहते थे, परंतु उनकी वकालत में इनके पिताजी ने एडमिशन करवा दिया। इनका पढ़ने के लिए मन नहीं लगा। वकालत ना होकर के साहित्य में थी। अब ये वकालत नहीं करना चाहते थे, बल्कि साहित्य में जाना चाहते थे। अतः परिणाम यह हुआ कि वे उनके अनुत्तीर्ण रहे, यानी उसमें अनुत्तीर्ण रहे। किसमें? वकालत में पास नहीं हो पाए ये। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? शुक्ल जी के पिता ने उन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का प्रयास किया। अब यहाँ तहसीलदार बनाने का कोशिश किया, किंतु उनकी स्वाभिमानी प्रकृति के कारण यह संभव ना हो सका। 1903 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक आनंद कादम्बनी एक पत्रिका है, उसके सहायक संपादक का कार्य करने लगे। अब जो रचनाएं, जो कुछ लिखने के लिए आता था, उसे ये अच्छे से पढ़ते थे, उसे टाइप करते थे और टाइप करके उसका संपादन किया करते थे। 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक रहे। इसी समय से उनके लेख पत्र, जब ये ड्राइंग के अध्यापक थे, मास्टर थे, तब उन्होंने लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने लगे। इन्होंने किसी विषय पर लेख लिखा, इनकी लिखी हुई लेख पत्रिकाओं में छपने लगी। धीरे धीरे उनकी विद्वता का यश चारों ओर फैल गया। कितने ये विद्वान थे, कितने सटीक तरीके से सोचते थे, अच्छा सोचते थे, इनका ज्ञान चारों तरफ फैल गया। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें हिंदी साहित्य शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। जैसे आप लोग जानते हैं, डिक्शनरी है। डिक्शनरी जब छप रही थी, जब लिखी जा रही थी, उस समय ये शब्द संपादक थे, यानी शब्द सागर नाम का एक डिक्शनरी आती है। उस डिक्शनरी में जो शब्द लिखे जाते उसके संपादक थे। श्याम सुंदर दास के शब्दों में शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को ही प्राप्त है। ठीक है, ये पंडित रामचंद्र शुक्ल को ही दिया जाता है। आगे क्या है बच्चों? आगे है, वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के भी संपादक रहे। नागरी प्रचारणी पत्रिका निकलती थी और जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। आगे है, 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए, यानी अध्यापक के रूप में इनकी नौकरी लगी। जहां बाबू श्याम सुंदर दास की मृत्यु के बाद 1937 ईस्वी से जीवन के अंतिम काल 1941 तक विभाग अध्यक्ष का पद सुशोभित किया। अब श्याम सुंदर दास जी थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कई, जैसे सरस्वती पत्रिका हो गई, इसका संपादन श्याम सुंदर दास ने ही शुरू किया था, और नागरी प्रचारणी पत्रिका जो निकलती थी उसके भी संपादक श्याम सुंदर दास ही थे। तो श्याम सुंदर दास उसका पूरा कार्यभार संभालते थे, विभागाध्यक्ष थे। तो उनकी मृत्यु के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही उनकी पदवी को संभाले थे। 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण, जैसे आज आप क्या कहते हैं कि अचानक किसी की मृत्यु हो जाती तो कहते हैं हार्ट अटैक आ गया है,
तो हार्ट अटैक के कारण यानी हृदय की गति रुक जाने के कारण इनका देहांत हो गया था। 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इनकी जीवनी का विमोचन हुआ। इनकी जीवनी लिखी गई, कब लिखी गई थी बच्चों? 30 सितंबर 2008 को लिखी तो पहले की गई थी, लिख ली गई थी, परंतु समाज के सामने, समाज में इनकी जीवनी का पुस्तक जो प्रिंट होके आई वो 30 सितंबर 1908 को आई थी। आगे है बच्चों इनकी कृतियाँ। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं? शुक्ल जी की 3 प्रकार की कृतियाँ हैं। मौलिक कृतियाँ जो इन्होंने स्वयं लिखा है, ठीक है। अब आगे है आलोचनात्मक ग्रंथ है। सूर, तुलसी, जायसी पर की गई आलोचना, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आप जानते ही हैं कि हिंदी काव्य के बहुत प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, जायसी जी हैं। इन सब की रचनाओं को इन्होंने पढ़ा, इनके जीवन के बारे में जाना, इनकी शब्दावली को समझा रचनाओं की, और फिर उस पर क्या अच्छा है क्या बुरा है इन्होंने आलोचना करके पुस्तक लिखी। काव्य में, कविता में क्या रहस्य रहता है, क्या उसमें कौन सा विषय लेकर के कवि कविता करते हैं, उसके रहस्य को इन्होंने प्रतिपादित किया। काव्य में व्यंजना, अभिव्यंजनावाद, एक कोई चीज़ लिखने का तरीका होता है, जैसे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो उसके इनके रहस्य को इन्होंने सुलझाया। रस मीमांसा नामक आलोचना भी इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। अगला है निबंध है ग्रंथ है। ये 3 तरह के रचना लिखते थे आलोचना वाले में, और दूसरा है निबंधात्मक। उनके निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ है के 2 भागों में संग्रहित है। चिंतामणि निबंध बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है इनका। अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ अन्य निबंध भी लिखे हैं, जिसमें इन्होंने मित्रता लिखी है, अध्ययन आदि। निबंध सामान्य विषयों पर लिखे गए निबंध हैं। मित्रता निबंध जीवन उपयोगी विषय पर लिखा गया है। आप जानते ही हैं कि हर एक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, और समाज में रहने के लिए समाज के व्यक्तियों से उसे संबंध बनाना ही पड़ता है। तो संबंध कई तरीके से हो सकते, कोई भाई होता है, कोई मित्र होता है। तो इस तरह से मित्रता समाज में रहने के लिए अति आवश्यक है, जो जीवन के लिए उपयोगी है। इस पर इन्होंने मित्रता के बारे में लिखा है, यानी मित्रता में लिखा है। उच्च कोटि का निबंध है, यानी मित्रता चैप्टर उच्च कोटि का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, बहुत ही मानव जीवन के लिए उचित है, जिसका हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार सीबीएसई बोर्ड में नेताजी का चश्मा चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही यूपी बोर्ड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध अर्थात मित्रता चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैली पर विशेषताएं झलकती हैं। क्रोध निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन में क्रोध का क्या महत्व है और क्रोधी व्यक्ति यानी क्रोध का क्या महत्व है, क्रोधी की मानसिकता जैसे संबंधित पहलुओं पर इन्होंने विश्लेषण किया है कि मनुष्य क्यों क्रोध करता है, क्यों गुस्सा होता है, इस तरह के इन्होंने लिखे हैं। अगला है ऐतिहासिक ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास उनका अनूठा ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी बहुत ही अनोखा ग्रंथ है। आगे है अनूदित कृतियाँ। अनूदित यानी अनुवाद की गई कृतियाँ, ऐसी रचनाएं जो मान लीजिए बांग्ला में लिखी हैं और किसी भाषा में लिखी हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपनी हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया, और अनुवाद की गई रचनाएं अनूदित रचनाएं कहलाती हैं। शुक्ल जी की अनूदित कृतियाँ कई हैं। शशांक उनका बांग्ला से अनुवादित उपन्यास है, यानी बांग्ला भाषा में शशांक उपन्यास लिखा गया था, जिसे इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और शशांक नामक रचना लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी से विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेघस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का
आनंद आदि ऐसी रचनाएं हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई थी और इन्होंने अनुवाद करके हिंदी में लिखा है, रचनाओं का अनुवाद किया। आगे है बच्चों संपादक कृतियाँ। संपादित ग्रंथों में हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत, भ्रमर गीत, सारसोर, तुलसी जायसी, ग्रंथावली आदि इनकी उल्लेखनीय है। इन्होंने इतनी रचनाओं का संपादन किया है और उसका जो है समाज में जन जन तक पहुंचाया है। अगला क्या है वर्ण विषय। इनके वर्ण विषय क्या है बच्चों? इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किसका किया है, अपना विषय क्या बनाया है? तो शुक्ल जी ने प्रायः साहित्य और मनोवैज्ञानिक निबंध लिखे हैं, यानी जो साहित्यिक है और मनोवैज्ञानिक हैं वैसे ही रचनाएं किया है इन्होंने। साहित्य निबंधों के 3 भाग किए जाते हैं, सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, व्यवहारिक आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, अब सैद्धांतिक में हम लोग देख लेते हैं कविता क्या है। ये सिद्धांतों पर आधारित है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषणा करने की प्रवृत्ति भी शुक्ल जी में पर्याप्त मात्रा में है। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी कृति का परिणाम है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यवहारिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आगे बच्चों है मनोवैज्ञानिक निबंध है। मनोवैज्ञानिक निबंधों में करुणा, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा, ग्लानि, क्रोध, लोभ, प्रीति आदि भावों तथा मनोविकारों पर लिखे गए निबंध आते हैं। शुक्ल जी के ये मनोवैज्ञानिक निबंध है सर्वथा मौलिक है, यानी स्वयं से लिखा है, कहीं से इसका नकल नहीं किया है इन्होंने। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने उपर्युक्त विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा, इतनी अच्छे से नहीं लिखा है। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा समावेश है। वे लोग आदर्श के पक्के समर्थक थे। इस समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में हर जगह दिखाई देती है बच्चों। आगे है इनकी भाषा क्या है, देख लेते हैं हम लोग भाषा। इनकी शुक्ल जी के गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली है और उनके प्रायः 2 रूप मिलते हैं, क्लिष्ट और जटिल। कहीं कहीं कठिन है और कहीं कहीं मतलब बहुत ही कठिन है। ठीक है, आगे है क्या है गंभीर विषयों के वर्णन तथा आलोचना निबंधों की भाषा क्लिष्ट रूप मिलता है, यानी बहुत कठिन रूप मिलता है। विषय की गंभीरता के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी है। गंभीर विषय यानी जो विषय कठिन होता है उसकी भाषा भी कठिन हो जाती है। व्यक्त करने के लिए जिस समय संयम और शक्ति की आवश्यकता होती है वह पूर्णतः विद्यमान है। अतः इस प्रकार को भाषा क्लिष्ट और जटिल होते हुए भी अस्पष्ट है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। अब बच्चों हमारा जो जीवन परिचय है यहीं तक ही पढ़ाया जाएगा। इसमें आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगे बड़ी क्लासों के लिए उचित होती हैं, छोटी क्लासों के लिए नहीं है। हाँ, ये है कि बता सकते हैं लेकिन इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आपका देखने में भी प्रॉब्लम होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं साहित्य में स्थान, ये भी हेडिंग आता है इसमें। शुक्ल जी के शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुम्फित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया है। उन्होंने भाव रस को काव्य की आत्मा माना है, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि में महान काव्य वह है जिसमें जीवन का क्रियाशीलता उजागर हुई हो। इस
उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था कहा है। शुक्ल जी की समस्त मौलिक विचारणा लोक जीवन के मूर्त आदर्शों से प्रतिबद्ध है। आगे हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूप में है, इसलिए कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम बिंब ग्रहण या चित्र अनुभव करना है। आगे है बच्चों, आगे से कोई मतलब नहीं है, आगे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं देख करके इसे, लेकिन जहाँ तक हमें रचना लिखवाना था, याद करवाना था, वहाँ तक हमने बता दिया है। हमारे हिंदी में CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड का हाई स्कूल हो या इंटर हो, याद रखिएगा जितना हमने बताया है उतना ही लिख देंगे तो 4 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, हाई स्कूल है तो संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा जाता है, जैसे जन्म, मृत्यु, साहित्य में स्थान, भाषा, इनका जन्म स्थान, इनकी रचनाएं आदि लिख दी जाती हैं। तो बच्चों, तब तक के लिए आप इन्हें पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।